सेट नंबर 63 पर आज बात करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेट में 62 तक बात हो चुकी है। इधर थोड़ा सा गैप हो गया, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो तबीयत को लेकर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन या जो कांग्रेस के जो आंदोलन थे, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय आंदोलन में इस समय हम कांग्रेस के संदर्भ में होने वाले आंदोलन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग भी आ चुकी है और इसके ठीक बाद हमारा गांधी युग शुरू होने वाला है। जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का आगमन हो गया तो उसके बाद गांधी युग शुरू हो गया। तो उससे पहले का जो चरण है उसके बारे में बात हो रही है। तो 63 के क्वेश्चन सेट में पहला क्वेश्चन हमारा जो है सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मौसम एक्चुअली बदल रहा है ना, सर्दी गर्मी एक साथ, एसी और ये सब करके तो बार बार बीमारी हो जा रही है। इन्फेक्शन गले में, गले का ही काम है। जब बोली में प्रॉब्लम आती है तो फिर दिक्कत हो जाती है पढ़ाने में, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था हमने। तो दिसंबर 1916 में पहला प्रश्न हमारा है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। पिछले एपिसोड को देख लिया होगा अगर, तो इसका थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। मुस्लिम लीग कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके पीछे के उद्देश्य, आपस में इनका तनाव, मतभेद, इन सारी चीजों से आप वाकिफ होंगे अगर पीछे पढ़ लिए होंगे तो। नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। तो दिसंबर 1916 में पीछे हमने देखा कि 1907 के सूरत अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण था ये सूरत अधिवेशन। और इस सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ठीक है, कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। और ये जो गरम दल थे इनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था, फूट पड़ गई थी कांग्रेस में। इस 1916 में दो चीजें एक साथ हुई। एक तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विचारों में जो मतभेद था उसको दूर कर लिया गया, और दूसरा ये था कि गरम दल और नरम दल के बीच जो मतभेद थे उनको भी दूर कर लिया गया था। तो दो मतभेद एक साथ इसमें सुलझा लिए गए थे, यानी कि नरम और गरम दलों के मतभेद समाप्त करके दोनों को फिर से एक साथ लाया गया इसी 1916 के अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस और लीग के बीच में मतभेद थे उसको भी समाप्त कर लिया गया। इस आधार पर ये जो 1916 का अधिवेशन था कांग्रेस का, बेहद महत्वपूर्ण था। यहां से भी आगे प्रश्न आएगा। तो मतभेद को समाप्त करने वाला ये अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो कांग्रेस और लीग के मतभेद थे, इन मतभेदों को दूर करने के लिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने यह तय किया कि हम एक ही समय और एक ही स्थान पर अपने अधिवेशन करेंगे ताकि हम जो आपसी मतभेद हैं उनको दूर कर सकें। तो दोनों ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जो संस्थान थे, इनके अधिवेशन सेम प्लेस पर सेम टाइम पर हुए हैं। वो जगह का नाम आपको बताना है कहाँ हुए हैं। ए अलीगढ़ में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में और डी लाहौर में। तो राइट आंसर है सी लखनऊ में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लखनऊ अधिवेशन या 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये लखनऊ अधिवेशन जो है इसमें ये दो महत्वपूर्ण बातें हुई थी। और इस अधिवेशन को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। अब समझौता किस बात पर हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इनसे आगे प्रश्न बनेंगे, वहां पर हम उनकी व्याख्या करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर है लखनऊ में यह अधिवेशन हुआ। दो महत्वपूर्ण कार्य हुए और इनके दौरान और क्या क्या प्रश्न निकल के आते हैं आगे चर्चा होगी उनकी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस एक ने 1916 के लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्योंकि यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था, तो इस अधिवेशन में आपको क्या क्या याद करना है, स्थान याद करना है जहां से एक प्रश्न बन गया, इसके अलावा अध्यक्ष याद करने हैं जहां से यह प्रश्न बन रहा है, इसके अलावा इस अधिवेशन के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या थे, उन मुद्दों पर प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। मुद्दे मुद्दे क्योंकि एक से ज्यादा थे इसलिए मुद्दों इनको नाम दिया गया है।
इसके अलावा इस सम्मेलन को आयोजित करने में या इस सम्मेलन में जो आपसी मतभेद दूर हुए हैं उसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था, यानी कि वह व्यक्तित्व कौन था, वह व्यक्ति कौन था जिसके योगदान के कारण ये एकता हुई, ये मतभेद समाप्त हुए। इतने प्रश्न इस 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये वाला प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब ये प्रश्न हमारे सामने आया है कि इनमें से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित इस राष्ट्रीय कांग्रेस या लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए एनी बेसेंट, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू और डी ए सी मजूमदार। तो इनका पूरा नाम है अंबिका चरण मजूमदार। याद कर लेना इसको, अंबिका चरण मजूमदार या ए सी मजूमदार जो है इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये अगला प्रश्न यहां से और बन गया, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाकी के मुद्दे, योगदान, इनसे भी आगे प्रश्न आएंगे तो इन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ये भाई देखिए इंफॉर्मेशन, काफी दिनों बाद हम आए हैं तो आपको इंफॉर्मेशन दे दें। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं इस कोर्स से काफी ज्यादा फायदा उनको मिल रहा है और हमने इस बीमारी में भी प्रयास किया कि ये कोर्स की क्लास ना छूटे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। टारगेट बैच है ये हमारा और हम इसको लिमिटेड टाइम में पूरा कर दें, इसलिए कंटिन्यूअस। इसमें जो चेंज हुआ है वो ये कि अब ये क्लास सुबह 8 बजे हो गई है। ठीक है, मॉर्निंग में 8 o'clock पर जो है ये क्लास रहती है और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिल ही जाती है क्योंकि जो है मैक्सिमम बच्चे हैं जो सुबह देर तक सोते हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास रहती ही है। अब तक इसमें कुल 28 लेक्चर हो चुके हैं और आज 28वां लेक्चर था। तो जो बच्चे अभी तक इस व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं वो इसका फायदा उठा लें। जो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो टारगेट बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है मई और जून में, उसके लिए ये टारगेट बैच है। इतिहास का क्रैश कोर्स है ये, जिसे कम से कम 65 डेज और मैक्सिमम जितना मिल जाए एग्जाम तक उसको आगे बढ़ाया जाएगा इस कोर्स को। और ये हम क्योंकि पीजीटी का एग्जाम जून में है और आगे तक इसको ले जा सकते हैं और ये पूरा क्रैश कोर्स आपको 2 साल तक के लिए अवेलेबल रहेगा आपके ऐप के माध्यम से। इसकी रिकॉर्डिंग अगले 2 साल तक आपके पास रहेंगी, तो आने वाले एग्जाम में भी इसका आप यूज रीयूज कर सकते हैं। मात्र 499 रुपीज में ये संपूर्ण इतिहास का एक पूरी तरह से रिवीजन क्लास है जो कि आपको ऑनलाइन मिल रहा है। तो आप लाइव जुड़ करके भी इसको पढ़ सकते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी, यानी कि किसी भी माध्यम से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम आपको मेन टॉपिक का पूरा पीडीएफ देते हैं, उस पर लेक्चर देते हैं और चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। टेस्ट पेपर आपके उसमें अपलोड कर लिए जाते हैं पीडीएफ में, जिनको आप प्रैक्टिस करते हो। तो बहुत सारी चीजें एक साथ लेके इसमें चला जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्जाम देने वाले हैं मई और जून में, वो इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी इस विषय से एग्जाम देने वाले हैं, कई मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं और वो जीएस में हिस्ट्री का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऐसे कई बच्चों ने ये कोर्स खरीदा है। ठीक है, तो जैसे आप जीएस का कोई क्लास, मान लीजिए कोई एग्जाम देना है आपको कोई कंपटीशन में, तो उसके लिए भी है, ये आपके दोस्तों को चाहिए इस पर्पज से। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज यूज है क्योंकि बेहद कम समय में पूरे सिलेबस को इसमें रिवाइज किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? ये जैसे मैंने बताया ना मुद्दे, अगला प्रश्न कहां से आ गया? मुद्दे से। 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन में वे कौन से टॉपिक थे जिन पर चर्चा हुई और आम सहमति हुई? तो जैसे कि मैंने व्याख्या में बता दिया था, आप समझ ही गए होंगे। ए, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन, यानी कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये जो कांग्रेस और लीग के बीच में सहमति हुई थी, वो ऐसा कौन सा निर्णय था जिसकी वजह से लीग और कांग्रेस के मतभेद समाप्त हो गए थे, तो वो आपको बताना है। पहला है, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। बी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। सी, कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम व्यक्ति को चुना गया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ए है इसका सही आंसर है कि इस 1916 के अधिवेशन में मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी पृथक निर्वाचन,
धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की इन्होंने मांग की थी। इस बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। आगे चल करके कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ कि यह उनकी भारी भूल थी, क्योंकि इसी मांग को स्वीकार करते ही कहीं ना कहीं हमने भविष्य में पाकिस्तान की नींव का बीज बो दिया था। इसी मांग के आधार पर आगे चल करके भारत को विभाजित किया गया और एक अलग देश की मांग की गई। तो पहली बार पृथक धर्म के आधार पर अलग से निर्वाचन क्षेत्र की जो बात है, यानी कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होंगे उन्हें मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा और उन क्षेत्रों की जो टिकट्स होंगी वो ऑब्वियस सी बात है कि मुस्लिम बाहुल्य हैं तो वो लीग के पास ही जाएंगे। यानी कि धर्म के आधार पर वोटों को और वोटर्स को बांटने की पहली बार जो कोशिश है उसको स्वीकार कर लिया इस अधिवेशन में, जो आगे चल करके भारत के विभाजन का आधार बना है। ये प्रश्न कई प्रकार से कई बार पूछा गया है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग पर विरोध करती थी, स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन जब देखा कि इस विरोध के कारण अंग्रेज बांटो और शासन करो की अपनी राजनीति पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपसी मतभेद को दूर करने में ही भलाई समझी और इस मतभेद को दूर करने के लिए कांग्रेस को लीग की इस बात को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, और यही मैंने बताया आगे चल करके इसका काम हुआ और मदन मोहन मालवीय और अन्य हिंदूवादी नेताओं ने इस समझौते का जो है भारी विरोध किया था कि ये बात सही नहीं है, धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, आगे है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया। देखो, महात्मा गांधी अभी भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हुए हैं, जहां तक हम यहां पर पहुंच चुके हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन अब समय आ रहा है धीरे धीरे कि भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का आरंभ होगा, तो आने वाले प्रश्न गांधी युग से ही होंगे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में। यहां पर आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान था जहां पर महात्मा गांधी को, पीछे हमने एक घटना आपको बताई थी अगर याद हो, कि पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किस मंच से महात्मा गांधी ने भाषण दिया था, वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा कार्यक्रम था जिसमें पहली बार महात्मा गांधी ने सार्वजनिक मंच से बात करते हुए जनता को संबोधित किया, ये हम पीछे आपको बता चुके हैं। और ये था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह। उसी समय गांधी जी ने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपनी बात कही थी, जनता को संबोधित किया था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वो ये कि चंपारण के किसानों की जो समस्या थी, इससे किसानों की समस्या से गांधी जी को अवगत कराया गया कब, यानी कि गांधी जी को किसानों की समस्या कब बताई गई। इसी के बाद गांधी जी इस किसान आंदोलन से जुड़े और जुड़ने के बाद फिर धीरे धीरे अन्य जो आंदोलन थे, पहले किसान आंदोलन, फिर जन आंदोलन और उनके बाद फिर ये निरंतर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। चंपारण के किसानों की जो समस्या थी ना, वो नील उत्पादन को लेकर के थी, नील उत्पादन को लेकर के थी, और इसी नील उत्पादन को लेकर के ये समस्या होने के कारण इसे नील आंदोलन के नाम से भी जाना गया, नील। ठीक है, तो इस नील आंदोलन के अंतर्गत किसान और जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गए थे और कैसे ब्रिटिश सरकार नील किसानों पर अत्याचार कर रही थी, इस बात की जानकारी महात्मा गांधी को हुई। इनमें से किस अधिवेशन में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ए बनारस अधिवेशन 1905, बी कलकत्ता अधिवेशन 1906, सी सूरत अधिवेशन 1907 और डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी लखनऊ अधिवेशन 1916। वो समय था, वो स्थान था जब गांधी जी को नील आंदोलनकारियों के बारे में पता चला, चंपारण के नील किसानों की समस्या के बारे में पता चला और इसके बाद फिर इन्होंने इनके लिए इनका साथ दिया। वास्तव में ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन के दौरान जो है किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे राजकुमार शुक्ल। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों की तरफ से इस अधिवेशन में भाग लिया था राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, चंपारण कहां पर है, बिहार में है। तो राजकुमार शुक्ल जो है उन्होंने यहाँ के किसानों की तरफ से कांग्रेस में भागीदारी की, ये प्रतिभागी थे। तो यहीं पर गांधी जी इनको जब मिले
तो इन्होंने गांधी जी के सामने चंपारण के किसानों की समस्या रखी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या को बताया और गांधी जी से सहायता मांगी कि वो इस आंदोलन में शामिल हों, किसानों के पक्ष में आंदोलन का नेतृत्व करें। तो उनका नाम भी जानना जरूरी है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये इन्होंने समस्या बताई गांधी जी को और कहा कि आप आइए, चंपारण के किसानों का जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसका नेतृत्व कीजिए। और गांधी जी ने फिर इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और अपने सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए उन्होंने नील आंदोलन में किसानों की तरफ से जो प्रस्ताव रखे, ब्रिटिश सरकार इस पर राजी हुई और भारत में एक प्रकार से सत्याग्रह का सफल प्रयोग होते हुए देखा। हालांकि वैश्विक स्तर पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहली बार जो प्रयोग है वो अफ्रीका में किया था, जो वहां पर नस्लवादी जो एक भेद हो रहा था नस्ल के श्वेत अश्वेत के आधार पर, उसके लिए गांधी जी ने प्रयोग किया। लेकिन भारत में पहली बार गांधी जी ने अपने इस सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण के नील किसानों के लिए किया और ये उनका जो प्रयोग था वो काफी सफल रहा, जिसमें अहिंसक तरीके से गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से अपनी शर्तें मनवाई। इससे जो किसान थे वो गांधी जी की नीतियों से काफी ज्यादा आकर्षित हुए और यहीं से सामान्य जनता में गांधी जी के लिए सम्मान पैदा हुआ कि इन्होंने बिना किसी हथियार के, बिना किसी बड़े हिंसक तरीके से हिंसा के इन्होंने ताकतवर शक्तिशाली सरकार को घुटने पर लाने के लिए मजबूर किया। तो सत्याग्रह का सफल प्रयोग इस प्रकार से यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया? यानी कि योगदान से प्रश्न आ गया कि वो कौन व्यक्तित्व था, वो व्यक्ति कौन था जिसके प्रयासों से 1916 में लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल के बीच में भी समझौता हुआ। वास्तव में ये जो 1916 का आंदोलन था ना, महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को भ्रमित करने से बचाने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार का हमेशा यही प्रयास था कि वह राष्ट्रीय आंदोलन को बिखेर दे, अलग अलग मतलब डाइवर्ट कर दे, ताकि सरकार के लिए मतलब एक तो आंदोलन कमजोर पड़ जाए और संगठित ना हो पाए, भारत में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो टूट जाए। इसीलिए उसने बंगाल का विभाजन भी किया था। तो कांग्रेस ने ये सोचा कि हम बिखरे, इससे अच्छा एक हो जाएं ताकि हम सामने जो शक्तिशाली शत्रु है उससे उसका सामना कर सके। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया इस सम्मेलन में एकता कराने में। ठीक है, उनका नाम बताना है हमें। ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी एनी बेसेंट और डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमें उस व्यक्ति का नाम बताना है जिनके प्रयासों से ये सारी चीजें हो पाई और इनमें आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इस कार्य में इनकी सहायता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट आरंभ से ही बाल गंगाधर तिलक की सहयोगी रही हैं, तो यहां भी इन्होंने सहयोग का कार्य किया। लेकिन तिलक जो कि स्वयं गरम दल से थे, ध्यान देना ये गरम दल से थे और इनके प्रयासों से 1916 में ये समझौता हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय स्वरूप देने की, क्योंकि गरम दल को ना 1907 के सूरत विभाजन के बाद एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया गया था। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलनों में, अधिवेशनों में भाग नहीं लेते थे। लेकिन इसके बाद गरम दल फिर से नरम दल के साथ हो गया, तो कांग्रेस में भी एकता हो गई और लीग के साथ भी समझौता हो गया, तो कुछ समय के लिए शांति स्थापित हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? देखो, होम रूल लीग ना दो नेताओं का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ। एक तो तिलक का नाम जुड़ा है और दूसरा एनी बेसेंट का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों ने इसी नाम से अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन दोनों के शुरू करने का समय अलग था और स्थान अलग अलग था कि कौन सा क्षेत्र किसके आंदोलन के अंतर्गत आता था। ठीक है, होम रूल का मतलब ही आप जानते हैं, स्वशासन। ठीक है, स्वशासन। तो तिलक ने और सबसे पहले ये जो नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, नारे के रूप में, राजनीतिक स्लोगन के रूप में इसका पहली बार प्रयोग तिलक ने ही किया था। ठीक है, लेकिन स्वशासन का विचार जो दिया है वो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वशासन का विचार दिया था। लेकिन इस विचार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले जो है वो बाल गंगाधर तिलक थे। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी स्वशासन की प्राप्ति के लिए
हेलो हेलो। इसी स्वशासन की प्राप्ति के लिए ये जो प्रयास किए जा रहे थे, उसी के तहत जो होम रूल होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें पूछा गया है, देखो दोनों नाम है, एनी बेसेंट का भी नाम है, तिलक का भी नाम है। तो आपको बताना है कि पहले किसने शुरू किया था। तो अब इसी बात है कि हमारा आंसर जो है वो ए और डी में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक में से किसने सबसे पहले इस होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, तो आंसर है इसमें तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको पहले शुरू किया, बाद में एनी बेसेंट ने शुरू किया। चलो देख लेते हैं इनका समय क्या था। देखो समय में बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि दोनों का ही समय था 1916, बस मंथ का अंतर था। ठीक है, दोनों का। ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें वर्ष तो एक ही है पर तारीखें अलग अलग होने से ज्यादा याद करना पड़ता है। तो इन्होंने शुरू किया है अप्रैल 1916 में और इन्होंने शुरू किया है अक्टूबर 1916 में। तो एनी बेसेंट का बाद में हो गया और तिलक का पहले हो गया, इसलिए आंसर भी क्या हो गया इसमें, डी हो गया। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन आएंगे स्थान से कि किसका स्थान कहां पर था, इसकी हम बात करेंगे। फिलहाल इसमें इतना जान लीजिए कि तिलक ने जो अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था वो महाराष्ट्र में पूना है, पुणे के बेलगांव नामक स्थान से इन्होंने शुरू किया था। और जो है ये काफी ज्यादा आगे बढ़ा। फिर देखते हैं दोनों में से किसका ज्यादा प्रभावशाली रहा, यहां से भी प्रश्न आता है। निम्न में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। इनमें से किसने होम रूल लीग की स्थापना में सहयोग नहीं किया है, ये प्रश्न अगला यहां से बनता है। ठीक है, तो ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर और डी एच एस अलकाट। तो ये जो चौथा नाम है डी एच एस अलकाट, इनका होम रूल लीग की स्थापना में कोई योगदान नहीं था। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो एच एस अलकाट है इनका संबंध होम रूल लीग से नहीं था बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से ये संबंधित थे। ब्रह्म विद्या जो समाज था उससे, थियोसोफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था, न के होम रूल लीग से। बाकी तीनों व्यक्तियों का या नेताओं का जो संबंध है वो होम रूल लीग से था। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट ने जो, देखो ये होम रूल लीग की जो स्थापना थी ये कहां से लिया गया था, ये विचार कहां से आया। तो ये जो एनी बेसेंट है ना, ये आयरलैंड की थी, ये आयरलैंड की थी मूल रूप से, और आयरलैंड से ही ये विचार इन्होंने लिया क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन जो है आयरलैंड में सफल हुए थे। तो आयरलैंड से ये विचार लिया और इसी प्रकार का आंदोलन होम रूल लीग के नाम से भारत में शुरू करने का एक संकल्प किया गया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना करके स्वशासन की बात यहाँ पर की जा रही थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आयरलैंड की तर्ज पर भारत में ये निर्णय लिया कि ये आंदोलन शुरू होगा। और अप्रैल में तिलक ने पूना में और उसके 5 महीने बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में। तो एनी बेसेंट ने कहां पर शुरू किया था ये आंदोलन, मद्रास में, और तिलक ने कहां पर शुरू किया था, पूना में। ठीक है, इन्होंने, तो तिलक ने पूना में शुरू किया था। तो पहले पूना में हुआ है, उसके बाद मद्रास में हुआ है ये। तो पश्चिम और दक्षिण भारत में ये शुरू किया गया था, विचार लिया गया था कहां से, आयरलैंड से। ठीक है, तो होम रूल, और ये जो होम रूल लीग आंदोलन जब हो रहा था तो इसी में जो ये एम एस सुब्रमण्यम है ना, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसलिए इनका भी संबंध इस आंदोलन से हो गया। लेकिन अलकाट का इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था क्योंकि अलकाट सीधे सीधे थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं है, मतलब होम रूल आंदोलन जो भारत में था इनमें से कौन सी एक बात है जो इस होम रूल आंदोलन से मैच नहीं करती है। पहला है बहिष्कार एवं धरना। तो बहिष्कार और धरना इसमें दिए गए थे कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। बी, एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग बनाए गए। तीसरा है सी, चर्चा समूहों और वाचनालयों की स्थापना की गई। वाचनालय मतलब होता है जहां पर बैठ करके लोग सुनते हैं जो सब बातें हो रही हैं। चौथा है डी, पुस्तिकाओं या पंपलेट्स का विक्रय एवं वितरण।
तो आपको बताना है कौन सा होम रूल आंदोलन के अंतर्गत इसमें से ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। तो ये एक प्रकार से किससे संबंधित है कि होम रूल आंदोलन को प्रसिद्ध बनाने के लिए या होम रूल आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए जो उपाय किए गए थे, जो एक्टिविटीज की गई थी, इनमें से कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें बहिष्कार और धरना इसका अंग नहीं था। बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन का था, तो बहिष्कार और धरना जैसा इसमें कुछ नहीं था। बाकी ये तीनों जो एक्टिविटी हैं ये होम रूल आंदोलन में की गई थी आंदोलन के दौरान। ठीक है, और ये जो है दो इसका जो संगठन था वो भी आपको पता है, एक मद्रास में एनी बेसेंट के नेतृत्व में, दूसरा पूना में तिलक के नेतृत्व में, तो ये भी सही है। इसके अलावा जो इनमें चर्चा समूह वाचनालय इन सब का भी था, पंपलेट का भी प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक है, क्योंकि इसी माध्यम से ये स्वशासन का एक्चुअली इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था ना, स्वशासन को जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक कोई ये बताना कि स्वशासन कहते किसे हैं। हमें ऐसा शासन चाहिए जिसमें हमारे अपने लोग जिनको हम चुन करके भेजेंगे वो हम पर शासन करेंगे, ना कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश महारानी हम पर शासन करेंगे। तो स्वशासन के प्रचार के लिए इन्होंने बहिष्कार और धरना नहीं दिए, बाकी सभी जो प्रकार हैं जो इनका प्रयोग करते हुए इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। द्योतक मतलब संदेशवाहक या संदेशक, संदेश देने वाला। ठीक है, यानी कि ये जो आंदोलन था होम रूल आंदोलन, ये भारत की स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के शुरू होने का आगाज देता था। ये आंदोलन समाज को, दुनिया को ये बता रहा था, भारत की जनता को ये बता रहा था कि अब हमें सुधार नहीं चाहिए, अब हमें स्वशासन चाहिए, अब हमें ऐसा शासन चाहिए जैसे तिलक एकदम कहते हैं काफी आक्रामक तरीके से कि स्वशासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। देखिए इस आक्रामकता से ही आप समझ रहे हैं कि जनता को एक प्रकार से जनता में राष्ट्रीय भावना की चेतना का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे आप देखेंगे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए ही इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का भी आरंभ किया, क्योंकि जब तक जनता में राष्ट्रीय आक्रोश, राष्ट्रीय चेतना नहीं आएगी तब तक आंदोलन राष्ट्रीय नहीं बन सकता। तो लोगों को स्वशासन के प्रति प्रेरित करने के लिए, उनमें नया जोश भरने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, इससे ये पता चल गया था कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अब एक नए रास्ते की ओर जा रहा है जिसमें आक्रामकता है ना। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि ये जो होम रूल आंदोलन है ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई युग का आरंभ है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बी, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। सी, हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष आरंभ किया। डी, इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित कर दिया। अब जिस वर्ष गरम दल और नरम दल में एकता हुई है उसी वर्ष 1916 में ही ये आंदोलन शुरू हुआ है। तो आपका ध्यान यहां भी जा सकता है, आपका ध्यान यहां भी जा सकता है। और उसी समय इसी 1916 में ही लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, तो आपका ध्यान यहां भी। कुल मिलाकर के आप, और गांधी जी का भी नाम आ गया, तो आप कंफ्यूज हैं इस प्रश्न में कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और कॉन्सेप्ट, इतिहास का कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन आपने किया हो और उनकी क्रमबद्धता आपको याद रहे, तब कंफ्यूजन फिर नहीं रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन सभी में सबसे सटीक आंसर जिसकी वजह से ऐसा माना गया कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी, इसका सबसे सटीक कारण था कि इस आंदोलन ने स्पष्ट लक्ष्य रखा। स्पष्ट लक्ष्य, ये वाला तो सही है नहीं, आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। हिंदू मुस्लिम संयुक्त संघर्ष आरंभ किया, हाँ ये तो कथन ही गलत है, क्योंकि संघर्ष नहीं बल्कि यहाँ पर तो सहयोग हुआ था। अतिवादी उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया, ये बात तो सही है, लेकिन इसकी वजह से होम रूल आंदोलन पर असर नहीं पड़ा। मेन चीज ये है ना, इस आंदोलन ने स्पष्ट लक्ष्य रखा देश के सामने कि हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय स्वशासन से। तो क्लियर और ठोस जो लक्ष्य था, जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, हम हमारे जीवन में काफी समय इसीलिए बर्बाद कर देते हैं कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो पाता, कभी इधर कभी उधर के चक्कर में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की एक योजना हम बना लें, फिर इस योजना पर काम करना शुरू कर दें, तो बेहद कम समय में हम अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर लेते हैं। इसी को प्लानिंग कहते हैं। हमारे देश को आजादी के बाद आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए जो पंचवर्षीय योजना बनी थी ना, वो भी इसका बड़ा उदाहरण है। बिना प्लानिंग के जब आप काम करते हैं तो फिर बात नहीं बनती, आपके जो संसाधन है वो खत्म हो जाते हैं, समय और पैसा नष्ट हो जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो नहीं पाती। तो क्लियर जो गोल है, सबसे पहला होता है गोल, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, ये बात जब स्पष्ट होती है तो आंदोलन में तेजी आती है। ऐसा ही कुछ था इसके साथ, क्लियर विजन था, हमें चाहिए होम रूल, स्वशासन। ठीक है, अगला है होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है, क्या असत्य है। ठीक है, सही नहीं। पहले ए, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। बी, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। डी, तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग में बने रहे, उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। अब हमें बताना है कोई एक ऐसा पॉइंट जो होम रूल लीग के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो इनमें कौन सी सही नहीं है? सही नहीं है सी, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। यह कथन गलत है, क्योंकि तिलक नहीं बल्कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित मुस्लिम लीग अधिक शक्तिशाली हुई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, थोड़ी सी व्याख्या इसकी हम जान लेते हैं। व्याख्या क्या है कि जो तिलक थे, ये तीसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि तिलक की होम रूल लीग का जो कार्य क्षेत्र है वह कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी बंबई को छोड़ करके, और मध्य प्रांत और बरार तक सीमित था। लेकिन बाकी संपूर्ण भारत में मुस्लिम लीग का जो बाकी संपूर्ण भारत में जो होम रूल लीग का प्रभाव था, ये होम रूल लीग किसकी थी? एनी बेसेंट की थी। इसका मतलब है कि तिलक की होम रूल लीग कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रही, जबकि एनी बेसेंट की मुस्लिम लीग का प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र पर पड़ा। इनका जो समर्थन था वो समाज के एक बड़े क्षेत्र ने किया था। ठीक है, आगे प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम बीजी तिलक कहते हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इनके बारे में 4 कथन लिखे हुए हैं, कोई एक कथन ऐसा है जो सही नहीं है तिलक के बारे में। पहला, इन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया। बी, इन्होंने शिवाजी जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की। सी, इन्होंने स्वावलंबन पंथ का उपदेश दिया। डी, इन्होंने गणेश जी की घरेलू उपासना को सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। इन 4 में से कोई एक है जो तिलक के बारे में सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं। और इसमें जो सही नहीं है वो है सी, इन्होंने स्वावलंबन के पंथ का उपदेश दिया, ये गलत है। बाकी सब सही है, क्योंकि इन्होंने शिवाजी जयंती के लिए फंड इकट्ठा किया, ये भी सही है। इन्होंने जो गणेश पूजा लोग अलग अलग घरों में करते थे, उसको सामूहिक रूप से, देखो मुंबई में गणेश उत्सव मनाया जाता है, पूजा जब सार्वजनिक, जब मिल करके की जाती है तो वो पूजा उत्सव बन जाता है। और इस उत्सव में क्या आ जाता है? जोश और उत्साह आ जाता है। तो लोगों में उत्साह भरने के लिए ही घर घर में होने वाली गणेश पूजा को गणेश उत्सव में, महोत्सव में बदल दिया। इसके अलावा इन्होंने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया। बाकी सभी सही है सिवाय ऑप्शन सी के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये जो फेबियन शब्द है, अभी हम इसकी व्याख्या कर देंगे, आप फिलहाल इसके आंसर पर देख लेते हैं। इनमें से कौन ऐसा व्यक्तित्व है, कौन ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव रखा था? ए, एनी बेसेंट। बी, ए ओ ह्यूम। सी, माइकल मधुसूदन दत्त। और डी, आर पाम दत्त या रजनी पाम दत्त। ठीक है, हमें बताना है इनमें से किसने फेबियन आंदोलन का सब प्रवर्तन किया था, प्रस्ताव रखा था फेबियन आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। और फेबियन आंदोलन क्या है, पूरा इसका जो नाम है वह है फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद। ठीक है, और ये फेबियन समाजवाद की जो विचारधारा है, ये
ब्रिटेन से निकली है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, सॉरी, ये ब्रिटेन से निकली है। और वास्तव में ये ब्रिटेन का एक प्रकार से उदार पूंजीवाद ही था। उदार पूंजीवाद का मतलब है कि जब विश्व में मार्क्सवादी प्रभाव बहुत जोर पकड़ रहा था, मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरोध की बात करता है, मार्क्सवाद पूंजीवाद का पूरी तरह से बहिष्कार करता है, जिसकी वजह से पूंजीवादी देशों को बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा था, उन्हें काफी अवरोधों का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय ब्रिटेन के जो पूंजीपति थे, जो ब्रिटेन के पूंजीपति थे या ब्रिटेन के ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे, ब्रिटेन के ऐसे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो बुद्धिजीवी लोग थे जो पूंजीवाद का समर्थन करते थे, ये जान चुके थे कि अगर मार्क्सवाद या साम्यवाद से आमने सामने की लड़ाई होगी तो फिर पूंजीवाद टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मार्क्सवाद या साम्यवाद समानता की बात करता था। ये पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण के विरुद्ध दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट हो जाने की बात करता था, जो कि अपने आप में एक तरह से तर्कपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन इससे दुनिया भर में जो पूंजीवादी देश थे या जो उत्पादन था बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो बीच का रास्ता निकाला ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने समाजवाद का, देखो समाजवाद और मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद कहता है साम्यवाद होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है, लेकिन समाजवाद कहता है कि साम्यवाद बिना लोकतंत्र के कैसे आएगा। तो जब हम साम्यवाद में लोकतंत्र जोड़ देते हैं तो वह क्या बन जाता है, समाजवाद। तो भारत समाजवाद का समर्थन करता है, ना कि साम्यवाद का, ध्यान रखना। तो ब्रिटेन ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें कहा कि हम एक फेबियन समाजवाद लेकर के आएंगे। ये फेबियन समाजवाद ऐसा होगा जिसमें पूंजीपति जो है ये साम्यवाद लाने के लिए लोगों का सहयोग करेंगे। धीरे धीरे जो मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग हैं, उन्हें अधिकार दिए जाएंगे, आक्रोश के द्वारा नहीं बल्कि सहयोग के द्वारा। यानी कि पूंजीपतियों का या पूंजीवाद का एक उदार स्वरूप प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश द्वारा इस फेबियन समाजवाद के द्वारा। भारत में जो जवाहरलाल नेहरू थे वे इस फेबियन समाजवाद का समर्थन करते थे, यानी कि वे पूंजीवाद का ना तो विरोध करते थे पूरी तरह से और ना ही वे साम्यवाद का समर्थन करते थे पूरी तरह से, बल्कि दोनों के मिले जुले रूप को वे फेबियन समाजवाद के रूप में भारत में लागू करना चाहते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने सोवियत विचारधारा से प्रभावित होकर सीधे सीधे संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में संविधान की जोड़ दिया था। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने भारत में ये जो फेबियन समाजवाद है इसका प्रस्ताव रखा और इस फेबियन समाजवाद के रूप में इन्होंने कहा कि ये जो फेबियन समाजवाद है इसके द्वारा भारत में एक प्रकार से जो दबा कुचला वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसे उसका अधिकार दिलाया जा सकता है। प्रस्ताव रखा था इन्होंने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, क्योंकि इसके बाद तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो हमें बताना है इनमें वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें अंतिम बार तिलक शामिल हुए थे कांग्रेस के। ए कलकत्ता अधिवेशन 1906, बी सूरत अधिवेशन 1907, सी कलकत्ता अधिवेशन 1917, क्योंकि एक ही स्थान पर ना अलग अलग तारीखों में हुए हैं तो दो नाम है यहाँ पर। और चौथा है डी अमृतसर अधिवेशन 1919। तो इसके लिए हमें बाल गंगाधर तिलक की जो मृत्यु हुई है उसकी तारीख पता होनी चाहिए, तभी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर है वो है डी अमृतसर अधिवेशन 1919, क्योंकि 1920 में तिलक की मृत्यु हो गई थी और तिलक की मृत्यु जो हुई है वो हुई है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई तो उससे पहले होने वाला अधिवेशन ये अमृतसर अधिवेशन 1919 था, जिसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भागीदारी की थी। इसका आंसर ये हो गया। और इस 1919 के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में अंतिम रूप में अंतिम बार तिलक शामिल हुए थे, क्योंकि उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी और अधिवेशन ज्यादातर दिसंबर में होते थे, जबकि अगस्त में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट
अब एनी बेसेंट के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। एनी बेसेंट भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण महिला थी, ये आयरलैंड की थी, बताया हमने आपको। अब इसके अलावा और जो इनके बारे में है वो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। 3 कथन है, कूट के आधार पर आंसर चुनना है। पहला है होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, ये तो आप सुन ही चुके हो। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, इस पर विचार करना है क्योंकि अभी तक ये आपको बताया नहीं गया है। तीसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी। अब आपको विचार करना है दूसरे और तीसरे में, क्योंकि पहला तो क्लियर है कि ये तो थी। अब बाकी 2 के बारे में जब तक नहीं जानोगे इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाओगे। तो आपको यहां पर जानना है कि वास्तव में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी, लेकिन तीसरा वाला इनके बारे में सही है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली व्यक्ति थी, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनी ये कांग्रेस की। हालांकि ये विदेशी थी, और पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वे सरोजिनी नायडू थी। 2 प्रश्न बनते हैं, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होगा, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट होंगी। लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी, तो पहले तो आंसर जान लें फिर व्याख्या करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना जो है योजना, मूल योजना इन्होंने ही बनाई थी। क्यों? क्योंकि ये आयरलैंड से थी और आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित होकर के इन्होंने ऐसा ही आंदोलन भारत में शुरू करने की प्रेरणा जगाई, ये प्रस्ताव रखा जिसको स्वीकार कर लिया गया, और स्वशासन के लिए दबाव बनाया ब्रिटिश सरकार पर। इसके जो अध्यक्षता इन्होंने की है वो अधिवेशन था कौन सा? 1917 का अधिवेशन था, कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था ये। ठीक है, 1917 में कांग्रेस का जो 32वां अधिवेशन था, इस अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखिएगा यहां पर हम लिख देते हैं 1917 में कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन, कलकत्ता। और कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था, और इस 32वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो एनी बेसेंट ने की थी। और एनी बेसेंट इस कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी, यानी कि इससे पहले जो 31 अधिवेशन हुए किसी की भी अध्यक्षता महिला ने नहीं की थी। तो 1917 में होने वाले कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। और इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावर्स्की ने की थी, ना कि जो क्या कहते हैं एनी बेसेंट। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, बाकी सब इनके बारे में सही है। अगला प्रश्न कथन कारण का प्रश्न है। कथन है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया था। होम रूल लीग के आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ एनी बेसेंट ने काम किया था, पहला कथन है। कथन 2 है एनी बेसेंट ने अनुभव किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। एनी बेसेंट ने अनुभव किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। आपको कथन और कारण को बताना है, इनके बारे में ये सही है, सही नहीं है, व्याख्या सही करते हैं, व्याख्या नहीं करते हैं, इस प्रकार से इसका आंसर हमें देना होता है। तो ए इसका आंसर होगा। दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। होम रूल लीग को आप पीछे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, समझ गए होंगे क्यों आंसर ए है। आगे देखो, ये जो आप इसमें मैंने बोला था इनको ये लिखना भूल गए हैं, एलटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो उसके लिए भी इसमें है। तो कुल मिलाकर के ये इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी, इनके लिए पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रेगुलर बैच शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस का टाइम इवनिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, नया अभी पेज बनवा करके नए टाइम के साथ इसको हम डाल देंगे। हिस्ट्री का टाइम मॉर्निंग में ही है 9 to 10:30, और इसके साथ ही ये बैच रेगुलर बैचेस जो है मॉर्निंग में, क्योंकि वैकेंसी डिक्लेयर अभी भले ही नहीं हुई है लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है कमीशन का, और जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है एलटी की। तो पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। जो बच्चे इधर जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेकर के पीएसआईआर के साथ अपना आगे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, और ज्योग्राफी की क्लास भी जल्दी ही 1-2 दिन में डिक्लेयर कर दी जाएगी, उसका टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी इसके लिए इंक्वायरी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या फीस के बारे में, क्लास के टाइम के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल ये रेगुलर और फाउंडेशन बैच हैं, इन आने वाली जो वैकेंसीज हैं, जो
पोस्ट है जिनके लिए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी वगैरह, इन सब से रिलेटेड जो वैकेंसी है उनके लिए ये बैच है। इनमें आपको वीडियो ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, इनमें आपको ई नोट्स यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब रिकॉर्ड होगा, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा क्लास के पीडीएफ भी मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, और ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आपके लिए अवेलेबल है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था? इनमें से कोई एक है जिसने 1920 में अपना नाम बदल के स्वराज सभा रख लिया था, उसका नाम आपको बताना है। ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी, हिंदू महासभा, सी, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, और डी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। बहुत अलग सा प्रश्न है और जल्दी ऐसे प्रश्न मिलते नहीं है, तो इसका आंसर आपको देना है। आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदल के क्या रख लिया था? स्वराज सभा। क्यों रख लिया? अप्रैल 1920 में महात्मा गांधी जो अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, और गांधी जी के सुझाव पर ही इसका, क्योंकि अगस्त 1920 में तिलक की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसीलिए गांधी जी ने इसको नेतृत्व दिया और फिर इस होम रूल लीग का नाम बदल करके स्वराज सभा रख दिया गया, और गांधी जी ने फिर इसका नाम स्वराज सभा रख के इसको नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, और आज के हमारे जो इस सेशन में 16 प्रश्न ही थे। कारण यह है कि इसके बाद गांधी जी का चरण आरंभ हो रहा था, तो हमने सोचा कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन को अलग सेपरेट क्लास में किया जाएगा, नहीं तो मिक्सर हो जाता। तो कल के एपिसोड में और आगे की जो क्लासेस आपको मिलेंगी, इसमें जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वहां से फिर गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन या गांधी युग का आरंभ हो जाएगा। वहां से आपको पूरा गांधी ने कैसे मूवमेंट किया अफ्रीका से लेकर के भारत में, और कैसे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, इसकी चर्चा हम आने वाले जो हमारे सेट नंबर 64 है वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।